मेले की हुई ई शुरुआत। 15 राज्यों के 5000 पहुंचे किसान। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने प्रशांत कुमार। कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार का आज रिटायरमेंट। प्रशांत कुमार को सौंपा गया डीजीपी का कार्यभार। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने वजूखाने के एसआई सर्वे मुद्दे को सुनने योग्य माना। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और अन्य को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टीटी पास के बिना प्राथमिक शिक्षकों का नहीं किया जाए प्रमोशन। यूपी में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट। कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ में, जहां हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल होंगे और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहने वाली हैं। बीजेपी प्रभारी समेत संगठन मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर छोटी टोली की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की फिलहाल अहम खबर, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में अहम बैठक। बीजेपी प्रभारी समेत संगठन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा के बाद दिल्ली से खबर, हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक आज होने के बाद सामने आई है। तो छोटी टोली की बैठक और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहेंगी और बीजेपी प्रभारी समेत संगठन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सीएम योगी से मिले डीजीपी प्रशांत कुमार। सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की और डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम से मुलाकात की है। आज ही प्रशांत कुमार को डीजीपी का मिला है चार्ज। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशांत कुमार को बधाई दी है। सीएम योगी के चहेते अफसरों में से एक, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आज ही प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज मिला है, जिसके बाद मुलाकात भी हुई और पुष्पगुच्छ देकर उन्हें बधाई भी दी है मुख्यमंत्री ने। सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रशांत कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम से मुलाकात की है। संजना चौरसिया से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजना, प्रशांत कुमार को आज ही डीजीपी का चार्ज मिला है, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी हुई। अब क्या कुछ नई चुनौतियां होंगी प्रशांत कुमार के सामने? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज जो है उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है और आज भी उनको जो है डीजीपी का जो पूरा अवकार सौंपा गया है। लेकिन सबसे बड़ी देखिए जो चुनौती है, चुनाव सामने है और चुनाव को देखते हुए सुरक्षा की काफी सारी जिम्मेदारियां होंगी, प्रोटोकॉल को लेकर भी काफी सारी जिम्मेदारियां होंगी और जो भी तमाम रणनीति बनाई जा रही है उनमें भी जो है इनको शामिल होना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनके पास काफी सारा जो है कार्यभार आ चुका है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए काफी ज्यादा ही इनके पास अब जो है रहने वाला है इनके पास। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजना हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो नई चुनौतियां होंगी और इन सब से निपटना भी कहीं ना कहीं एक अहम निर्णय क्या लेते हैं प्रशांत कुमार, ये भी देखना काफी अहम होगा। मुख्यमंत्री योगी ने प्रशांत कुमार को फिलहाल बधाई दी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीर। मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे प्रशांत कुमार और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात हुई है। तो सीएम आवास पर सीएम योगी से हुई मुलाकात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम से मुलाकात की है।
और सीएम आवास पर सीएम योगी से हुई मुलाकात, ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। सीएम आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे प्रशांत कुमार। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम से मुलाकात की है। आज ही पदभार सौंपा गया, इसके बाद उन्होंने मुलाकात की है। और अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सेक्टर 11 में एक दिल्ली के तड़ेपार बदमाश पर कार सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर एक बदमाश को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान निवासी दीदानापुर दिल्ली नजफगढ़ के रूप में हुई है। भिलाई से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के पहले दुर्ग पुलिस ने की कार्रवाई। थाना भिलाई भट्टी और एसीसीयू की कार्रवाई। संदिग्ध व्यक्तियों की गाड़ी से बड़ी मात्रा में नगद बरामद किया गया है और 3 व्यक्तियों सहित 2 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। तो 2 करोड़ 64 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की गाड़ी से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहां पर 3 व्यक्तियों सहित यहां पर बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर, संदिग्ध व्यक्तियों की गाड़ी से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम सरगुजा से बताते हैं, जहां पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर आईटी की रेड। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और निवास पर आईटी की रेड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आईटी टीम पहुंची अंबिकापुर बौरीपारा। निवास पर आईटी का छापा, 10 से भी अधिक अधिकारी पहुंचे पूर्व मंत्री के निवास पर। घर के अंदर कर रहे हैं दस्तावेज की जांच। पूर्व मंत्री के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किए जाने की बात सामने आई है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर घर के अंदर कर रहे हैं दस्तावेज की जांच और पूर्व मंत्री के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। और सरगुजा से खबर, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विकास गुप्ता हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, पूर्व मंत्री के घर के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, मैं जैसा कि आपको बता दूं, आज सुबह से ही आईटी की टीम द्वारा अमरजीत भगत के निवास में और उनके कुछ और फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई है। और उनके नजदीकी जितने थे, जैसे एक पुलिस कर्मचारी थे रुपेश नारंग, उनके यहाँ भी आईटी की टीम के द्वारा छापा मारा गया। उनके पाइप फैक्ट्री में मारा गया है और अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा है। अधिकारी बस आवागमन कर रहे हैं, बाहर से अंदर, अंदर उनके कंप्यूटर की भी जांच हो रही है पूरी। और अभी बहुत सी जांच बची हुई है। अधिकारी जैसे बाहर आ रहे हैं, हमने ये पूछने की कोशिश की कि सर क्या चल रहा है, तो अभी कुछ बताने के लिए उन लोग मना कर रहे हैं। बोलते हैं जांच जब कंप्लीट होगी तब बताएंगे। और उनके कुछ निजी सचिव है, उनके यहाँ भी रेड पड़ी है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आईटी के रेड के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर आईटी की टीम रेड मारने के लिए पहुंची और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। भिलाई से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बिल्डर समेत 2 लोगों पर आईटी की रेड। हिमांशु मिश्रा, सुभाष गहलोत के ऑफिस पहुंची आईटी की टीम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भिलाई पहुंचे आईटी के अधिकारी। सुबह 5 बजे पहुंचकर टीम ने दबिश दी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टीम ने दबिश दी है। सुबह 5 बजे ही पहुंचे और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
जहां पर आईटी की रेड से हड़कंप मचा। भिलाई में बिल्डर समेत 2 लोगों पर आईटी की रेड। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर हिमांशु मिश्रा, सुभाष गहलोत के ऑफिस पहुंची आईटी की टीम। और अगली खबर शक्ति से आपको हम बताते हैं, जहां पर ग्राम के कुछ लोगों और मध्य प्रदेश से आए हुए लोगों के द्वारा इष्ट भगवान के नाम पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। और जहां ग्राम अमरेहा डीह निवासी संत राम सदार पता लहरू राम सदार का प्रार्थना करते हुए निधन हो गया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा मालखरौदा थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची मालखरौदा पुलिस विवेचना में जुट गई है। और अगली खबर भी सख्ती से ही आपको बताते हैं, जहां पर सख्ती नगर पंचायत ढबरा में अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया। साथ ही नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों में अनियमितता की गई और जिसकी कार्यवाही हेतु पूर्व अध्यक्ष अनिल नगचंद्रार पंचायत ढबरा के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था, जिस पर तहसील द्वारा 19 जनवरी 2023 को लिखित आश्वासन दिया गया था, जबकि 10 दिनों के भीतर जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर वाद भूमि की जांच की जाएगी, जिससे नगर वासियों में आक्रोश बना है। जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर वाद भूमि की जांच मिसल नक्शा के अनुसार कराए जाने की मांग नगर पंचायत ढबरा के पार्षदों ने किया। नगर पंचायत ढबरा के अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल द्वारा नगर ढबरा की कीमती जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला कई सालों से सुर्खियों में है, मगर जिला प्रशासन के अधिकारी कार्यवाही करने में असफल हो रहे हैं। हमारे द्वारा 19/1/2023 को 5 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन दिया गया था कि अभी के वर्तमान अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके शासकीय जमीन को बेजा कब्जा किया गया है, जिसके जांच के लिए आवेदन दिया गया था। तत्कालीन तहसीलदार एसडीएम द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया था कि जिला से टीम बनाकर 10 दिवस के भीतर जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज 1 साल हो गया, ना तो उसमें जांच हुई ना कार्रवाई हुई। इसीलिए पुनः आवेदन दिए हैं और संज्ञान में लाए हैं कि तत्काल उसमें जांच कर कार्रवाई करें, अन्यथा अगर 15 दिवस के भीतर जांच और कार्रवाई नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए फिर बाध्य हैं। हम लोग पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल चंद्र द्वारा 1 वर्ष पूर्व यहाँ प्रीतम अग्रवाल द्वारा जो बेजा कब्जा किया गया है उसके विरुद्ध और बहुत सारी अनियमितताएं नगर पंचायत में चल रही हैं, उनके विरुद्ध 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। और उन मांगों का आज दिनांक 1 साल हो गया है, उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है शासन द्वारा। तो इस कारण से हम लोग जनप्रतिनिधि लोग एसडीएम मैडम के पास आए हैं और उनको 15 दिन की हम लोग ने ये दिया है कि 15 दिन में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, जांच नहीं करते हैं, तो हाँ हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और पूरे जनता और हमारे प्रतिनिधि लोग भी इसमें बहुत आक्रोशित हैं उनके स्वभाव से। तो इस कारण से हम लोग 15 दिवस के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां शिवराज सिंह चौहान ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सीएम आवास पर सीएम योगी से मिलने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम योगी से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें,
और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम वाराणसी से बताते हैं, जहां पर ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है और हिंदू पक्ष को फैसले से मजबूती भी मिली। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, तो वाराणसी से बड़ी जानकारी, व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला और हिंदू पक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार, जिससे मजबूती भी मिली है। ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको हम बता रहे हैं। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कल सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला और अब पूजा करने का अधिकार मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर वाराणसी से आपको हम बता दें, जहां पर ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। तो ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं वाराणसी से। विनय, बड़ा फैसला है। विनय से फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूजा का अधिकार मिला है और व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है। व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने इजाजत दे दी है और व्यास जी का परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ कर सकेगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विनय मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके। विनय, व्यास जी का परिवार पूजा पाठ करने के लिए तहखाने में जा सकेगा, एक बहुत बड़ा फैसला इसको देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं इस फैसले से हिंदू पक्ष को मजबूती भी महसूस हो पा रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि जो है हिंदू पक्ष के में फैसला आया है, हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। ये हम आपको बता दें कि ये जो है, जो व्यास जी का जो परिवार था वो पूजा अर्चना करने जा सकता है, जो है इसीलिए आज ये अहम सुनवाई थी और इसमें हिंदुओं में काफी जो है खुशी और उल्लास है। जी बिल्कुल, तो खुशी और उल्लास देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फैसला सामने आने के बाद कब से यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो सकेगी, ऐसी कोई जानकारी मिली क्या आपको? जी बिल्कुल, अभी जो है ये फैसला आया ही है और हम आपको बता दें कि उस फैसले के अनुसार अब जो उनको जो टाइमिंग दी जाएगी और उनको जो है निर्देशित किया जाएगा प्रशासन द्वारा, तो उसी जो है क्रम में वो जो है पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, यानी फैसले के लागू होने के बाद कोर्ट की ओर से आदेश आते ही यहाँ पर पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी। लेकिन विनय, ये भी जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के में कितना उत्साह और कितनी जीत देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज कितने दिनों से आस लगी थी हिंदुओं को कि आखिर कब ये फैसला पक्ष में आएगा। हमारे जो देवी देवता वहाँ उनका तिरस्कार होता था, वो चीजें जो है उनको एक फैसला आने के बाद काफी हर्षोल्लास है। ठीक है विकी, विनय बने रहिएगा हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकी डे भी जुड़ चुके हैं। विकी, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है, एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। अगर हम बात करें जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई भी लगातार काफी तेजी के साथ में हो रही है, इसके पहले 34 साक्ष्य मिलने की भी बात सामने आई है और अब जब पूजा का अधिकार मिला है उस तहखाने में जाकर, तो ऐसे में कितनी मजबूती हिंदू पक्ष को देखने को मिल रही है? तो संपर्क टूट गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने का यह पूरा मामला हम आपको बता दें। व्यास जी के तहखाने के मामले में ये बड़ी जीत जो है वो निकलकर सामने आई है। यह बहुत बड़ी जीत है, सोहनलाल पक्षकार की ओर से कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दे दी है। अहम खबर, और हिंदू पक्ष में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूरे मामले में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ा फैसला
और व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। व्यास जी का परिवार इस तहखाने में जाकर अब पूजा पाठ कर सकेगा। और यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, जहां पर हिंदू पक्ष को कोर्ट ने नियमित पूजा का अधिकार दे दिया है, यानी नियमित रूप से यहां पर पूजा हो सकेगी। और साथ ही आपको बता दें कि यह बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। पूजा का अधिकार मिला है व्यास तहखाने में, हालांकि अब तक ये नहीं था, लेकिन अब कोर्ट की ओर से और प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था करेगा, जिसके बाद नियमित पूजा यहां पर शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने नियमित पूजा का आदेश दिया है और अधिकार दिया है। हिंदू पक्ष में आया है यह फैसला, जिसके बाद हिंदू पक्ष में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हिंदू पक्ष में आया यह फैसला, हिंदू पक्ष के लोगों में भी उत्साह देखने को मिला है। प्रशासन को 7 दिनों में व्यवस्था करने के आदेश भी कोर्ट की ओर से साफ तौर पर दे दिए गए हैं और व्यास जी का परिवार अब यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकेगा। काफी तेजी के साथ में वाराणसी का ये मामला आगे बढ़ता हुआ, कोर्ट में लड़ाई जो है वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष में फैसला सामने आया है। कल आपको बता दें कि सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज फैसला सामने आया है। जानकारी आपको हम बता रहे हैं वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, हिंदू पक्ष में फैसला सामने आया है और इससे बहुत बड़ी जीत बताया है सोहनलाल पक्षकार हैं, उनकी ओर से कहा गया कि यह बहुत बड़ी जीत है। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को व्यवस्था करने के भी आदेश दे दिए गए हैं, यानी जिला प्रशासन व्यवस्था करने में मदद करेगा ताकि व्यास जी के तहखाने में पूजा नियमित रूप से शुरू की जा सके। तो 7 दिनों के अंदर पूजा कराने के आदेश से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 7 दिन में व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला। हिंदू पक्ष में आया फैसला, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। ये बड़ी खबर, व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दे दी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, प्रशासन को 7 दिनों में व्यवस्था कराने के आदेश भी दिए गए हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और 1993 से व्यास जी का तहखाना बंद था, लेकिन अब बिल्कुल यहां पर आपको बता दें कि पूजा का अधिकार मिल चुका है और हिंदू पक्ष की अर्जी पर यह बड़ा फैसला, पूजा का अधिकार मिला है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और ज्ञानवापी मामले में अब तक देखें, मामला जो है काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूजा की इजाजत मिल चुकी है और मंदिर के प्रमाण श्रृंगार गौरी के पूजन का यह स्थान बताया जाता है, जिसके बाद कोर्ट में लड़ाई और कोर्ट में फैसला भी सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि नियमित पूजा की जा सकती है और 7 दिनों के भीतर ही प्रशासन जो है वो व्यवस्थाएं पूरी कर लेगा। तो अहम खबर मंदिर के इस फैसले पर सामने आई है, जहां पर 7 दिनों के अंदर पूजा कराने का आदेश मिल चुका है। बड़ी खबर, व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और जो पक्षकार हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है। वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ये फैसला सामने आया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि हिंदू पक्ष में फैसला सामने आया, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। व्यास जी के तहखाने में अब नियमित रूप से पूजा करने का आदेश और अधिकार कोर्ट की ओर से मिल गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेगी योगी सरकार। 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है सरकार। हम खबर आपको हम बता दें, 2 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। लखनऊ से खबर, 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेगी योगी सरकार। और यह हम खबर आपको हम बता दें, 2 फरवरी से सत्र की शुरुआत की बात सामने आई है। और फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 फरवरी से विधान मंडल का बजट सत्र शुरू होगा।
वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेगी योगी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है सरकार। तो 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है सरकार। और 2 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। तो 2 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेगी योगी सरकार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र होगा शुरू। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संदीप मिश्रा हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। संदीप, 2 फरवरी से विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। निगाहें इस बजट पर बनी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। क्या कुछ खास इस बार इस बजट में सरकार की ओर से पेश किया जा सकता है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से योगी सरकार अपना इस बार का 24 और 25 का जो बजट सत्र है वो फिक्स करेगी, यानी कि साफ है कि जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के चर्चाएं होंगी। इस बजट में खर्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो अयोध्या विकास को लेकर के जिस तरीके से लगातार कार्यक्षेत्र की योजना बनाई जा रही है, इसके साथ अगर हम बात करें काफी कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो वहां पर इस विकास को तेजी लाने के लिए इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कुछ नए एक्सप्रेस जो निर्माणाधीन है उनमें तेजी लाने की भी विचार की जाएगी। यानी कि साफ है आने वाले समय में जिस तरीके से बजट को लेकर के जो चर्चाएं तेज चल रही हैं उसको लेकर के लगातार घमासान काम है। यानी कि इस बार के 5 तारीख को सत्र का जब आगाज होगा तो सत्र के आगाज के बाद से 5 तारीख से बजट सत्र रहेगा। तो यानी कि योगी सरकार इस बार का सवारी भरकम बजट जो है वो पेश करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इस बजट को काफी खास ध्यान रखा गया है। यानी कि 75,000 करोड़ से अधिक का इस बार का बजट जो है योगी सरकार लाने वाली है। अगर पिछले वर्ष की हम बात करते हैं तो 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है पास हुआ था, क्योंकि अब अगर बात करते हैं तो इस बजट में बहुत सारी चीजें होंगी तो उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, साफ तौर पर इंतजार है कि बजट में क्या कुछ खास निकलकर सामने आएगा और देखना होगा क्या कुछ सौगातें जो है, तोहफे जो है वो बजट में निकलकर सामने आते हैं आम जनता के लिए। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेगी योगी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है सरकार। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक। बीजेपी की 37 टीमें संभालेंगी चुनावी कमान। लखनऊ के 2 सीटों के लिए सुरेश खन्ना बने क्लस्टर प्रभारी। लखनऊ सीट के चुनाव संयोजक MLC मुकेश शर्मा, मोहनलालगंज के लिए चुनाव संयोजक अरुण सिंह गप्पू होंगे। और बीजेपी ने विधानसभा के संयोजक का नाम भी फाइनल कर दिया है। बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और 37 टीमें चुनावी कमान संभालती हुई नजर आएंगी। तो अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मोहनलालगंज के लिए चुनाव संयोजक अरुण सिंह गप्पू होने वाले हैं। तो ये नाम सामने आ चुके हैं, नामों पर अंतिम मोहर लग चुकी है। बीजेपी ने विधानसभा के संयोजक का नाम फाइनल किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक की बात सामने आई है। और बीजेपी की 37 टीमें चुनावी कमान संभालती हुई नजर आएगी। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक की बात सामने आई है। तो लखनऊ से यह बड़ी जानकारी, 37 टीमें संभालेंगी चुनावी कमान। और लखनऊ की 2 सीटों के लिए सुरेश खन्ना क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं। तो सुरेश खन्ना को क्लस्टर प्रभारी बनाया गया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर गोमती नगर थाने में सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिद्धार्थनगर में तैनात सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। सिपाही के खिलाफ दर्ज कराई गई रेप की FIR
और शादी का झांसा देकर कई बार रेप किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया, इसके बाद एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और लखनऊ से खबर, गोमतीनगर थाने में सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। तो सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सिद्धार्थनगर में तैनात सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सिपाही के खिलाफ दर्ज कराई गई रेप की एफआईआर। तो सिपाही के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराई गई। शादी का झांसा देकर महिला से कई बार रेप किए जाने की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, गोमतीनगर थाने में सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सिद्धार्थनगर में तैनात सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज और सिपाही के खिलाफ दर्ज कराई गई रेप की एफआईआर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शादी का झांसा देकर महिला से कई बार रेप किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत में सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था चौपट हो गई है। पीलीभीत में उदासीन बने सीएमओ आलोक शर्मा, मरीजों को नहीं मिल पा रही एम्बुलेंस की सुविधा। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। तो पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मरीजों को नहीं मिल पा रहा एम्बुलेंस का लाभ। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर एम्बुलेंस की जगह आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है। तो सब्जी ढोने वाले रिक्शे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठेले पर मरीज को बिठाकर भीतर ले जाया जा रहा है। और एम्बुलेंस स्ट्रेचर की कोई भी व्यवस्था यहां पर नजर नहीं आ रही है। बचा लें, को फायदा है। क्या नाम है आपका? महेंद्र, ये मरीज कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? यहाँ थोड़े से। अच्छा, कहाँ ले गए थे? सरकारी अस्पताल। तो वहाँ से ये ठेली क्यों लाए हैं आप? ठेली का लाए, कोई एम्बुलेंस कोई मिली? एम्बुलेंस फोन करो, एम्बुलेंस आई नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई ही नहीं है? आई नहीं। तो इधर से भी लेके जा रहे हैं, उधर से भी लेके आए? हाँ, उधर से लाए और उधर से भी लेके जा रहे। अच्छा। और अगली खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां पर माघ मेला में रामनगरिया में उमड़ी भीड़, हजारों की संख्या में साधु श्रद्धालु कर रहे कल्पवास। भीड़ देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसी सक्रिय बॉम्ब स्क्वाड टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। मेला क्षेत्र में संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग भी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग भी की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और मेला क्षेत्र में संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग भी की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हजारों की संख्या में साधु श्रद्धालु कर रहे कल्पवास। और भीड़ देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसी यहां पर सक्रिय हो गई हैं। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने यहां पर चेकिंग भी की है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद में भाजपा नेत्री व शाहजहांपुर नगर निगम की महापौर ने जिले के जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए हैं। महापौर अर्चना वर्मा ने कहा कि यहां के जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया है। पिछले 10 सालों में डबल इंजन की भाजपा सरकार में भी पड़ोसी जनपदों की अपेक्षा यहां पर कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया गया। फर्रुखाबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क मार्गों के मामले में कहीं ज्यादा पिछड़ा रह गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़ चुके हैं। ऋषि, महापौर ने सवालिया निशान उठाए हैं, इसके साथ ही कई अहम सवाल यहां पर उठे हैं। जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, ये अर्चना वर्मा महापौर है शाहजहांपुर नगर निगम की। ये यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय को उद्घाटन समारोह आई हुई। उन्होंने वहां पर सीधे सवाल उठाया है कि फर्रुखाबाद जनपद अन्य पड़ोसी जनपद काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं है, जो विकास कार्य नहीं हो सका है। ठीक है, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी के मसौली ब्लॉक में ग्राम इंधौलिया के आर्टिस्ट सुमित वर्मा की कलाकारी इन दिनों खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। आर्टिस्ट सुमित इस बार 3000 वर्ग फीट में 5 महापुरुषों का 3D चित्र बनाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस पेंटिंग में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र शामिल हैं। उनकी कलाकारी की जनपद में नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने अपनी इस पेंटिंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट करने के लिए अप्लाई भी किया है। उनका सपना है कि ये पेंटिंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, क्योंकि उनका यह आइडिया एकदम यूनिक है। मथुरा में थाना बरसाना इलाके के गोवर्धन रोड पर सीही गांव के पास में बाइक और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 भाई व बहनों की इसमें मौत भी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजन इस हादसे की घटनाक्रम की सूचना भी दी है। लगभग 4-5 बजे थाना बरसाना क्षेत्र में ग्राम सी के पास बरसाना गोवर्धन रोड पर एक इको गाड़ी और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। इसमें मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको कि बरसाना CSC भेजा गया था इलाज के लिए। उनमें से 3 व्यक्ति हो गई। इनके घर वालों को, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, इन्फॉर्म कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले के डुमरियागंज विकास खंड के सैकड़ों गांवों के पंचायत सहायकों ने डुमरियागंज तहसील व ब्लॉक का घेराव किया है। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने SDM डुमरियागंज व खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज को ज्ञापन भी सौंपा। पंचायत सहायकों का कहना है कि हमारी नियुक्ति पंचायत सहायक ऑपरेटर के लिए हुई थी। हमें पंचायत भवन में बैठकर काम करना था, हमें अपने गाँव में ही काम करना था, लेकिन अब हमारी ड्यूटी क्रॉप के लिए लगाई जा रही है। वहां जाकर हम खेत में सर्वे करना है, इस बारे में जानकारी नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जो इस काम को पहले कर रहे थे वो ही इस काम को करें।
मामला ये है कि हमें जबरदस्ती हमसे खेतों का काम करवाया जा रहा है। हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायत से एक ऑपरेटरिंग के लिए नियुक्ति हुई थी। हमें एक गांव में पंचायत भवन में बैठ के कंप्यूटर पे सारी डिटेल्स हमें फिल करनी थी जो हमारे गांव के लिए वो था। अभी हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है ई क्रॉप के लिए, वहाँ जाके हमें खेत में सर्वे करना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमसे ये काम ना करवाया जाए, जो इस काम को पहले करे थे वही इस काम को करें। है कि तहसील से उनकी ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई गई है यहाँ डुमरियागंज ब्लॉक का, तो उनका कहना है कि दूर दूर लगा दिया गया है। हमारी ग्राम पंचायत स्तर की ड्यूटी है और जॉब चार्ट में उनके ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पे काम लिया जाए। इसी चीज़ को लेके वो विरोध कर रहे थे और ज्ञापन उन्होंने दिया है, SDM महोदय को भेज दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देश का युवा समझ चुका है कि उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, अपनी मातृभूमि की सेवा करना है और साथ ही पूरी दुनिया को दिशा दिखाना है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले की सरकारों में श्रीनगर से लेकर ताज होटल तक बम फटते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात का बयान सामने आया है। अयोध्या में मिशन अमृत की हो रही शुरुआत, अयोध्या को सबसे साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा, सड़क सोलर सिटी बनाने का काम चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अयोध्या में मिशन अमृत की शुरुआत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या को सबसे साफ सुथरा बनाने के प्रयास की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर, अयोध्या के लोगों को 24 घंटे मिलेगा पानी। तो अयोध्या में मिशन अमृत की शुरुआत हो रही है और अयोध्या को सबसे साफ सुथरा बनाने के प्रयास की बात सामने आई है। और हमारे साथ में हमारी संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ चुके हैं। संजना, अयोध्या नगरी प्रभु राम की नगरी, और जब प्रभु लौट चुके हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में प्रभु के दर्शन को, दीदार को लोग भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या को काफी साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अहम कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि अमृत की शुरुआत हो रही है, मिशन अमृत। पूरी जानकारी क्या है और आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी रिसेंटली में ही जो राम मंदिर है वो बनकर तैयार हो रहा है और सैकड़ों की तादाद में जो है वहाँ लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे एक बड़ा मुद्दा आता है वहाँ की सुविधाओं को लेकर के। तो अमृत मिशन चलाया जा रहा है जिसमें उनको जो है 24 घंटे पानी मिलेगा। अगर देखिए सिस्टम की बात कर ले तो सड़क सोलर सिस्टम बनने की भी जो है बात चल रही है। अयोध्या को सबसे ज्यादा सुधारने की बात चल रही है। मिशन अमृत तो देखिए चलाया जा रहा है क्योंकि वहां पर इतनी तादाद में लोग आएंगे तो पानी की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अयोध्या को एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है तो जरूरी है कि इसमें जो है बहुत सारे डेवलपमेंट किए जाए। तो इसको लेकर के ये जो है प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात का भी जो बयान सामने आया कि किस तरीके से जो है अयोध्या को पूर्ण किया जाए, जिनसे भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर इस पर सियासत बंद हो रही है और साफ सुथरी अयोध्या बनाए जाने की तैयारी हो रही है। शुक्रिया आपका संजना, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जानकारी के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात का बयान सामने आया है और कहा कि मिशन अमृत की शुरुआत की जाएगी और अयोध्या को साफ सुथरा बनाने का, सबसे स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अयोध्या को सबसे साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां पर कोतवाली कामगंज के डेडिकोन एक पशु व्यापारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बस ने व्यापारी के वाहन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही पशु व्यापारी की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। बता दें कि रायपुर के रहने वाले राशिद अपने साथी रहीश अबरार के साथ जानवर बेचने जा रहे थे। रास्ते में पिकअप को खड़ा कर जानवरों को देख रहे थे कि तभी अनियंत्रित रोडवेज बस ने खड़ी पिकअप पर टक्कर मार दी और हादसे के बाद बस चालक मौके पर बस छोड़कर फरार हो गया है।
क्या नाम है आपका? इसरार। पिता का नाम? फजल रहमान। कहाँ के रहने वाले हो आप? रायपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये मृतक आपके कौन है? मेरा पार्टनर था। क्या नाम है? बागवानी करता था मेरे साथ में, मेरा पार्टनर था, राशिद नाम था। पिता का नाम? पिता का नाम मेहंदी हसन। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर। कैसे क्या घटना हुई है? कैसे क्या घटना हुई है? मामला बाहर जा रहे थे मवेशी लेके अपने बेचने के लिए। कहाँ से? छोटा हाथी का जो है पूछना। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर कई कौन पे बताते हुआ है तो खत्म हो गए? हाँ, खत्म हो गए राशि। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर शाम 4 बजे होगी विधानसभा की सुरक्षा बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में होंगे शामिल। फायर सर्विस के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। फायर सर्विस के अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ में शाम 4 बजे होगी विधानसभा की सुरक्षा बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में होंगे शामिल। संजना चौरसिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजना, अहम बैठक होने जा रही है, फायर सर्विस के अधिकारी भी बैठक में पहुंचने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है बैठक से जुड़ी आपके पास? देखिए जी, बिल्कुल आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे विधानसभा की बैठक है और साथ ही जो अभी कार्यभार संभाला है डीजीपी प्रशांत कुमार, वो भी इसमें मौजूद होंगे। वहीं अगर बात कर ले, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी है जो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। फायर सर्विस की बात कर ले तो उसकी भी जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे और साथ ही लखनऊ की टीएम सूर्यपाल गंगवार है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। शुक्रिया आपका संजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाम 4 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में विधानसभा की बैठक होगी। कई हम लोगों की मौजूदगी में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, इस वक्त की आम जानकारी। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर अचानक बदला मौसम, बारिश शुरू हो गई है और दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है बारिश। आज और कल दिल्ली में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, तो दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है और बरसात देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली में मौसम बदला। मौसम विभाग की ओर से पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया था और दिल्ली में कई इलाकों में बरसात शुरू हो गई है। तो दिल्ली में अचानक बदला मौसम, एक बार फिर से बारिश देखने को मिली है और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था, आज और कल दिल्ली में बारिश होगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में अचानक बदला मौसम। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था। और हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस और रोडवेज की टक्कर, मौके पर बस चालक की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। पाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास की पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मौके पर बस चालक की मौत हो गई। पाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, मौके पर बस चालक की मौत हो गई है। कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, पाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास की यह पूरी घटना है। हरदोई में भीषण सड़क हादसा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डबल डेकर बस और रोडवेज की टक्कर हुई।
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनके करीबी नेताओं का मानना है कि पीछे हटने का तो अब सवाल ही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसी सीटों पर टिकट तय कर दिया जिन पर कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस यूपी के सभी बड़े शहरों से चुनाव लड़ने के मूड में थी। लखनऊ पर भी पार्टी का दावा था। कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग रही थी। अपने विवादित बयानों के लिए एसटी हसन खूब चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर विवादों में तो शफीकुर रहमान बर्क भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम तो टिकट की लिस्ट में पहले नंबर पर है। अखिलेश यादव ने 16 टिकट फाइनल कर अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत परिवार के 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। डिंपल मैनपुरी से लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्हें फिर से यहीं का टिकट सपा ने दिया है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। वो यहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं। अखिलेश के एक और चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से अपनी चुनावी ताल ठोकेंगे। कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग रही थी। अपने विवादित बयानों के लिए एसटी हसन खूब चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर विवादों में तो शफीकुर रहमान बर्क भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम तो टिकट की लिस्ट में पहले नंबर पर दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने 16 टिकट फाइनल कर अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मामले में कुछ बोलने से बच रहा है, लेकिन हैरान और परेशान सब हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार ये दावा कर रहे थे कि अभी तो बातचीत जारी है। उन्होंने यहाँ तक के कहा था कि ये फैसला तो कांग्रेस को लेना है। फॉर्मूले की घोषणा मुकुल वासनिक को करना है, पर जो होना था वो हो चुका है। 2 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रवि वर्मा कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे खीरी से पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर लोगों से कट जाने का आरोप लगाया था। रवि वर्मा को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता है। उनके पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने यहां से अपने विधायक उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया था। दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं। अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ एक तरफा फैसलों ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब क्या करें क्या ना करें, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पहले मायावती की तरफ से रेड सिग्नल और अब अखिलेश का डबल डोज। कांग्रेस का हाल आगे पहाड़ और पीछे खाई जैसा हो गया है। अकेले लड़ने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने साथ ना दिया तो फिर रायबरेली सीट भी फंस सकती है। यहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। अखिलेश यादव ने आरएलडी के लिए 7 और कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस को भरोसा था कि बीएसपी से समझौता हो सकता है, पर मायावती ने तो भाव ही नहीं दिया। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस का भाव कम कर दिया है, या फिर ऐसे कह ले कि माया मिली न राम। अब तो कांग्रेस के सामने बड़ी विकट स्थिति है। कहां 23 सीटों पर दावेदारी ठोक रही थी कांग्रेस, पर अब तो इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। चुनौती इंडिया गठबंधन को बचाने की है। अखिलेश यादव ने जो कहा वो वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एमपी का बदला यूपी में लेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।